तो नई संसद में आज आम चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का ये छठा बजट पेश कर रही थी। ये अंतरिम बजट है, लेकिन आम आदमी को इस मिनी बजट में भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद थी। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम के लिए फंड जारी किया गया है। वित्त मंत्री ने 57 मिनट में देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने रख दिया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर डीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो शिक्षाविद हैं। बहुत स्वागत है आपका डीके शर्मा जी। इसके साथ ही राजेश्वर पैनवली, जो हमारे साथ अर्थशास्त्री, जुड़े हुए हैं। राजेश्वर जी, आपका भी स्वागत है। कुमार श्रीकांत, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। श्रीकांत जी, आपका भी स्वागत करूंगी। संजय जी, उद्यमी, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कृष्णचंद्र पांडे, किसान नेता हैं, जो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। डीके शर्मा जी, शुरुआत में आपसे करूंगी, क्योंकि 57 मिनट का ये पूरा जो बजट रखा गया देश के सामने, जो वित्तीय पटल पर रखा गया, किस तरह से सबसे पहले इस पूरे 57 मिनट को आप देखते हैं, उन तमाम बड़ी बातों को आप देखते हैं? देखिए, 57 मिनट जो भाषण इनका हुआ बजट पे आज सीतारमण जी का, ये छठा इनका बजट था और ये अंतरिम बजट था। और ये मोदी जी के कार्यकाल का ये दूसरा अंतरिम बजट था। और पहली महिला मंत्री जो पूर्णकालिक बजट ये 5 बार पेश कर चुकी हैं जी। लेकिन हमें लगता है कि 57 मिनट भाषण ना तो बहुत राहत दी गई हम लोगों को और ना कोई बहुत ज़्यादा बोझ दिया गया। लेकिन देख के लगता है कोई ख़ास बात हमें नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह से है, चाहे ये मध्यम वर्गीय की इनकम टैक्स स्लैब का हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे और मध्यम वर्गीयों की बात हो, छोटे छोटे लगे उद्यमियों की बात हो, तो ये मिला के हम देखते हैं कि हमारी जो आबादी हमारे हिंदुस्तान के 1.5 की है। और ये जो बड़ा सा समुदाय है, ये करीब 75 करोड़ हमारा होता है जी। तो हमें लगता है ये करीब करीब जो मास जो है पॉपुलेशन का, वो हमें बहुत फ़ायदा उसे नहीं होने जा रहा है। रह गई बात सब जगह एजुकेशन के नाम पे हो, चाहे मान लीजिए और भी चीज़ें हैं, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर। एजुकेशन में शुरू से रहा करीब करीब 6% तक एक्चुअली बजट का प्रावधान रहता था और अभी हमारे 3.8% पे ही हम लोग हैं। और हेल्थ सेक्टर में करीब 3% था और वो मुश्किल 1.3% पे है। तो जो मास बेनिफिट है ऐसा कुछ देखने लगता नहीं है। जो इनकम टैक्स स्लैब की बात है उसमें कोई इन्होंने राहत दिया नहीं। जो टैक्स पेयर हमारे हैं, जिसके टैक्स पे पूरी सरकार या हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था चल रही है, उनको कोई बेनिफिट कोई मिलता नहीं बेचारे को। उनको एक फ्रस्ट्रेशन भी रहता है, उम्मीद बनी रहती है। आखिर हम लोग जो मान लीजिए जो टैक्स देते हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हों चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हों, जो भी जॉब करते हैं, उनका तो मान लीजिए टैक्स दे रहे हैं, उनको उसके नाम पर कोई बेनिफिट है नहीं। लेकिन इसमें है क्या, उस पर अब जो है उसके पैसे से सारे काम चल रहा है जी। तो हम तो राष्ट्रहित के लिए टैक्स दे रहे हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा ये लोक लुभावन, ये चुनावी एजेंडा बना के बांट के दे दीजिए और वोट लेना, इसके लिए तो हम नहीं देने जा रहे हैं। हम राष्ट्र के हित के लिए दे रहे हैं कि मैं राष्ट्र विकास करे, हम रात दिन काम करते हैं। तो जो एक्चुअली इस तरह के हैं, उनमें एक पास फ्रस्ट्रेशन है कि कोई फ़ायदा उनको दिया नहीं गया। दूसरी बातें हैं कि इन्होंने कुछ देखा है, मेट्रो को शहरों बढ़ा देंगे, कुल 4 कॉरिडोर इन्होंने स्थापित करने की बात करी है। कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्होंने जो है सो 22% और जो है टैक्स को घटा दिया है ना। ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही है। तो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर इग्नोर रहा। और जो मध्यम वर्गीय हैं, चाहे लघु उद्यमकारी हैं, चाहे किसान वगैरह है, उनको तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगता है। मोटे तौर पर कहें, कोई रियायत भी नहीं मिली हमें, कोई बेनिफिट भी नहीं मिला और न कोई बहुत एक्सेस टैक्सेस हमारे ऊपर किया गया। मतलब जैसे था बस वही वहीं पड़े रह गए। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी की जा रही थी कि बहुत कुछ लोक लुभावने वादे तो होने वाले नहीं है, क्योंकि चुनाव है और उससे पहले आप तमाम वादे कर नहीं सकते हैं। और इसीलिए उम्मीद थी कि बस थोड़ा बहुत बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से पिछले 10 सालों का उन्होंने लेखा जोखा भी रखा कि किस तरह से 10 सालों में सबका साथ सबका विकास हुआ और आत्मनिर्भर भारत बना, उससे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, 10 साल में जो मान लो दूसरा कार्यकाल मोदी जी का चल रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत जगहों पे काम भी हुआ, ऐसा हम नहीं कर सकते काम नहीं हुआ। और हर काम में जो है सो हम नहीं कर सकते हैं क्या दृष्टिकोण लोगों की रहती है। लेकिन एक 10 साल में टैक्स जो है हमारा 3 टाइम्स बढ़ चुका है। और दूसरी बात है, 10 साल में लास्ट टाइम जो ये जिस समय दूसरा जो पहला जिनका अंतरिम बजट था, याद होगा कि उस समय अरुण जेटली जी बीमार थे और पीयूष गोयल ने उसको ये बजट पेश किया था संसद में। और ये दूसरा इनका अंतरिम बजट जो है महिला सीतारमण करने जा रही हैं। और ये दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं जो आज पूर्व बजट बने 5 बार पेश की और ये पहला में। सबसे पहला महिला मंत्री थी इंदिरा गांधी, 1771 में उनका पेश हुआ था, है ना।
तो एक्चुअली जो भी बजट है, बजट का मास बेनिफिट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दूरगामी प्रभाव पड़ता है और उसको कितना फ़ायदा होता है, हम आम आदमी ही सोचते रहते हैं। जी। ये लोग बड़े आदमी हैं, अपना जो भी करें, पूरी इनकी बड़ी बृहद दृष्टि है, राष्ट्रीय स्तर पर सोचते हैं, क्या लाचारी नहीं कर सकते। जी। आम आदमी सोचता है हमें क्या ऐसे फ़ायदा होने वाला है। तो मोटे तौर पर कोई खास ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। काम ऐसा नहीं कि बड़ी सरकार में काम नहीं हुआ, ऐसी बात हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर में काम डिफेंस में हुए हैं, और भी एजुकेशन नए नए अभी मेडिकल कॉलेज एम्स खोले, चाहे और भी हैं, इंजीनियर IIT वगैरह खोले, और सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि जब तक रोजगार नहीं होगा, जो भी है, आप मान लीजिए लोक लुभान बनने के लिए, वोट लेने के लिए कोई चीज़ आप फ्री कर देते हैं, आप उसको, हम समझते हैं बीइंग इंटेलेक्चुअल कि उसको हम कैजुअल बिहेवियर में डाल रहे हैं। जी। हम उसको राशन फ्री कर दिए, घर बनवा दिए, गैस फ्री कर दिए, वो क्यों काम करेगा? हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रही हैं, हम जानते हैं हम नहीं काम कर रहे, सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें एस्टेब्लिश होना है, करना है, बहुत सारी जवाबदियाँ हैं। बट नेचुरल है कि इसके लिए क्या उनको एक परफेक्शन लाना, कि उनको एक परफेक्ट आदि बनाने के लिए रोजगार दिशा में हो कि परमानेंट उनका स्रोत एक आय का बन जाए। हमको खाने का इंतजाम 5 साल का कर दिए, चावल दे दिए, से क्या होने वाला है? तो वो क्यों काम करने जब चढ़े? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है, आपके स्किल डेवलपमेंट पर लगातार कोशिश कर रही है सरकार। हमारे साथ कुमार श्रीकांत जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ ही संजय मेदिरत्ता उद्यमी है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। श्रीकांत जी, जिस तरह से बजट पेश किया गया, 57 मिनट का ये पूरा भाषण सुनने को मिला, आपको कितनी उम्मीद थी? उम्मीद तो खैर नहीं रही होगी, लेकिन कितनी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी हैं वित्त मंत्री? देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो ये उपलब्धियों का यशगान था। किस तरीके से वित्त मंत्री ने ये बताने की कोशिश की कि वो कुछ क्या खास करने जा रही हैं, क्या कुछ चेंज करने जा रही है, और खास तौर से कि ये लघु बजट है, पूर्ण रूपेण बजट भी नहीं है। 2024 के चुनाव को लेकर अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने लॉलीपॉप देने की कोशिश नहीं की, लॉलीपॉप दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ये बताया कि इस तरीके से वो विकास के मूलभूत ढांचे पर निवेश किया जाएगा, किस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, रोजगार की बात की जाएगी, महिलाओं को लखपति बनाने की बात की जा रही है। कुल मिला के देखिए, बजट जो है वो ये भी नहीं कहा जाता कि वो स्केल से ज्यादा है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो बिलो द स्केल है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें महत्वपूर्ण है। आप इसमें देखिए कि मनरेगा की आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि आप 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर ला रहे हैं 2 सालों में, ऊपर से आप 90 दिन का मनरेगा नहीं, 40 दिन का मनरेगा ही दे पा रहे हैं। जी। आप ये सोचिए। आपको अब सवाल ये है कि क्या पिछले 10 सालों में, मानता हूं कि 4 साल आपके लिए बड़ी समस्यागत रहे, क्योंकि कोविड ने कहीं ना कहीं विकास का पहिया रोके रखा और आर्थिक प्रगति आपकी उतनी बेहतर नहीं हुई और जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आप देखिए किस तरीके से अलग अलग देश जब डबल डिजिट या सिंगल डिजिट की बात नहीं कर पा रहे हैं, आप 6 और 7 के उससे आपका ग्रोथ रेट है, और ये महत्वपूर्ण है। लेकिन आप मनरेगा जैसी चीजों पर काम कीजिए, आप उद्योग धंधों पर निवेश हो जाना चाहिए। वो बात अलग है कि मंदिर इकोनॉमी की भी बात की जा रही थी, लेकिन मंदिर इकोनॉमी को भी बूस्टअप करने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। पिछले 2.5-3 सालों में आप देखिए कि उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां तो निवेश सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, पैसा लग रहा है, MOU भी साइन हो रहे हैं, विदेशी निवेश भी आ रहा है, कंपनीज भी बन रही हैं। लेकिन क्या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या बीजेपी और केंद्र सरकार का ये कार्य नहीं है, क्या ये उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आर्थिक पहिया वहां पर भी घूमे, वहां पर भी निवेश हो, और जो कहा जाए कि पुल बनना है या रोड्स बननी है, या फिर जो आर्थिक चीजें वहां पर भी होना चाहिए, उन्हें एक अछूत की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये अपेक्षा थी। बहरहाल नई सरकार आती है, अब यही सरकार वापस रिपीट करती है या दूसरी सरकार आती है, वो क्या कुछ करती है, क्या ऐसी मनोदशा उनकी भी होगी, ये भी देखा जाएगा, मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि आप उद्यमी हैं, उद्यमियों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। अगर आम जनता लगातार कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें लेकर बैठा हुआ था, लेकिन उन्हें ये समझना होगा, क्योंकि ये अंतरिम बजट